नमस्कार, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम नए सेशन के स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्लास 10th के बैक टू बैक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के भी क्वेश्चन शामिल होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो वीडियोस आपके सामने आए उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है, ये सामने आपको जो क्वेश्चंस है, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.2 से लिए गए हैं। 1.1 के वीडियोस तो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सबसे पहले अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करें, अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और किसी एक के अलावा और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, आपने पहले भी किए होंगे। 140 है, 140 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपली आप मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। 2 टाइम्स इट्स 70, देन 2 टाइम्स 35, देन हम लिख सकते हैं 5 और ये होंगे 7, देन 7 और यहाँ 1 लिख सकते हो। तो इस तरह से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, माफ़ कीजिएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। बच्चों इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो 140 है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये डिविजिबल नंबर है। इनको छोटे छोटे नंबर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा, जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। दैट मीन्स हमने 140 को एक्सप्रेस कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 156। 156 का सिमिलरली आप ऐसे ही कर सकते हैं। 2 से हमने कट कर दिया 7, इट्स 8, 2 39, देन 3 13, देन मैं लिख सकता हूँ 13 1 टाइम्स। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा प्राइम नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन 13। ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों आप इन प्राइम फैक्टराइजेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में। ये 2 टाइम्स है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर लिख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसे भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। बड़ा इजी कंसेप्ट है। नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। इट्स 3825। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3825। अब आपको पता है कि ऐसा कोई नंबर जिसके वंस 5 हो उसमें 5 का डिवाइड होता है। दैट मीन्स मैं इसमें 5 का डिवाइड करता हूँ, ये होंगे 7, देन 7 को डिवाइड करेंगे 12, इट्स 2 टाइम्स, देन 5 लिख सकता हूँ। इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इसके वंस 5 है, या 1 टाइम, देन 22, ये 4 एंड देन 5 लिख सकता हूँ। इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा 5 2 एंड देन 9, देन 29 से आप डिवाइड कर सकते हैं, इट्स 1। तो हमारे पास 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 29, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 29, और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005। 5005 को आप सिंपली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1001। इसके बाद आप इसे 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 7 जा 91 एंड देन 37 जा 91। देन आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं 11। इसके बाद फिर से आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, इट्स 1। तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूँ मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, माफ़ कीजिएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, और ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे
नंबर्स है जिसकी डिविजिबिलिटी इसके अंदर फेल हो जाएगी, इसलिए सिंपली आप उन नंबर को ट्राई करना जो प्राइम नंबर्स हो। फॉर एग्जांपल 11 है, 15 है, 17 है, 19 है, 23 आप ले सकते हो। चलिए हम 19 से डिवाइड करते हैं। 19 ये 3 टाइम्स, 19 3 जा 57, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 होगा, तो 17 एंड देन 2 172, और इसके बाद 19 9 जा 171 होता है, रिमाइंडर 1 होगा, 91 टाइम चला जाएगा। इस तरह से आप 19 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 391 आ जाएगा। देन हम 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से यदि आप डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा 34, अब इसमें से रिमाइंडर होगा 5 और 1 51, 17 3 जा 51, देन 23 से डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम। तो ये सारे के सारे नंबर 7429 का प्राइम फैक्टर हो सकता है। 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23, और ये हो गया आपके 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से आप इनको बड़े आसान तरीके से। बच्चों अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जो भी हमारे पास इंटीजर्स गिवन है, पेयर्स के फॉर्म में इंटीजर्स गिवन है, और आपको ये जो सामने ये रिलेशन दिख रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, इसका यूज़ करके आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है क्या वो सही है या गलत है। चलिए पहले एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने का, कॉमनली फाइंड करने का तरीका है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। एचसीएफ फाइंड करने के आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम यूज़ कर सकते हो, आप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। बट एलसीएम और एचसीएफ को अगर कॉमनली एक साथ निकालने होंगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 26 एंड 91 दो नंबर ऐसे हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 26 का प्राइम फैक्टर होगा 2, देन 13, इसको 13 टाइम्स 1, तो 26 का प्राइम फैक्टर मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। इस तरह से 91 का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 91 तो 13 के टेबल में हो सकता है, 13 के टेबल में 7 टाइम, एंड देन 7 के टेबल में 1 टाइम। तो इस तरह से 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। बच्चों यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन है 13, दैट मीन्स आपका एचसीएफ होगा 30। इसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और फैक्टर भी कह सकते हो। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसे तो आप लिख लीजिए। इसके बाद जो आपने छोड़ दिया है 2 एंड देन 7, इन्हें भी आप मल्टीप्लाई कर दें। ये होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 14, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 182 आपका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से एलसीएम की वैल्यू आ गई, एचसीएफ की वैल्यू आ गई। एंड नाउ हमें वेरिफिकेशन करने हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ये जो सामने रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन का यूज़ करना है। एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, यानी कि जो इंटीजर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिए। एलसीएम की वैल्यू ये दी हुई है 182, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ की वैल्यू है 13, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, पहला इंटीजर है हमारे पास यानी कि नंबर है हमारे पास 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 2, 13 8 जा 114 एंड 2 16, 11, 13 1 जा 13 एंड देन 11 ऐड कर दीजिए, ये होगा 24, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा 2 4 6 6। तो इस तरह से इनकी वैल्यू सेम हो गई, और ये हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो आंसर है एचसीएफ और एलसीएम, वो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आपको ये काम आपको करने हैं।
बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें पहले डिजिट है 510, सेकंड डिजिट है 92। इसमें भी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है सबसे पहले और वेरीफाई करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए जैसा कि आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो आप 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे कुछ इस तरह से होगा, 2 के टेबल से 2 5 5 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देन 5 के टेबल से यहाँ 5 एंड देन 1, 3 के टेबल से 17 एंड देन 17 के टेबल से 1 लिख सकता हूँ। तो 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। देन हमारे पास दूसरा नंबर है 92। 92 का भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ये 2 के टेबल से 46 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 के टेबल से 23 लिख सकता हूँ। देन 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से डिवाइड किया तो ये हो जाएंगे 1। तो इस तरह से 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो बच्चों अब आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये 2 कॉमन दिख रहा है और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, इन दोनों रो में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ होगा 2। एलसीएम यदि आप फाइंड करना चाहते हैं तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है एचसीएफ, तो पहले ये जो कॉमन है वो ले लीजिए, इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी आप ले लीजिए। 3 देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। इस तरह से ये तो हो जाएंगे 6 5 30, 30 और 2 60, यानी कि ये हो जाएंगे 60, 6 एंड देन 60 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 23। बच्चों यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई क्या 6 है, 17 का यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 102, देन 0 है तो मैंने यहाँ 0 रखा एंड देन यहाँ 23 लिख सकता हूँ। अब आपके पास एलसीएम की वैल्यू, चूंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें एलसीएम नहीं निकाला, हमें तो वेरीफाई करना है ना, इसलिए हम सीधे इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। बच्चों एलसीएम के प्लेस पे ये वैल्यू पूरी रख दीजिए, 1020 मल्टीप्लाइड बाय 23, ये पूरी की पूरी वैल्यू एलसीएम की है। एचसीएफ की वैल्यू है 2, यहाँ पे हमने 2 रखा। देन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर है हमारे पास पहला है 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। आप देख सकते हैं कैसे ये इक्वल होंगे, यही हमें समझाना है कि इक्वल होंगे या नहीं। अगर इक्वल होंगे तो वेरीफाइड हो गया। बच्चों यहाँ पे इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1020 मल्टीप्लाइड बाय 46, और इस तरह से इसे लिख सकता हूँ 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। बच्चों इसको तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 510 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 46 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। यहाँ पे 510 को एज इट इज लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया ये हो जाएंगे 92 और ये हो जाएंगे 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो ये दोनों वैल्यू आपस में ये सेम दिख रही है तो इनका प्रोडक्ट भी सेम होगा। दैट मीन्स यहीं पे वेरीफाइड हो गया, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं, ये आप सेल्फ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, हम उन क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकते हैं। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 3 कोई नंबर है और इन नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 अलग अलग इसके पार्ट है जिसको हम सेपरेटली करेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये 3 डिजिट आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1। दैट्स वाई 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ हमारे पास है 15 और 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स एंड देन 5 के टेबल में 1 टाइम। तो इस तरह से 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 21 है और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन
3 के टेबल से 7 एंड देन 7 के टेबल से 1। तो हम लिख सकते हैं 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। बच्चों यहाँ पे अब आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ का कुछ कंसेप्ट समझा दूँ। एचसीएफ की जो वैल्यू होती है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है या उसके इक्वल हो सकती है। एचसीएफ की वैल्यू इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके इक्वल हो सकती है या उनसे छोटी हो सकती है, जबकि एलसीएम की वैल्यू इन तीनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसके इक्वल हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो 3 रो हमें दिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, इनमें कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। ये 3 देन 3 और 3 कॉमन है, दैट्स वाई मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, दैट्स वाई आपका जो एचसीएफ है वो 3 होगा। जबकि एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम जैसा कि आपको पता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको जो कॉमन है वो तो आपको लेना है, 3 रख दीजिए। इसके बाद जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन नहीं है, इसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रो में 5 कॉमन नहीं है, इसके बाद 7, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गए उसे हम ले लेना है हमें। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इनका। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 420, और ये होगा आपका एलसीएम, और वो इसके फर्स्ट पार्ट का। जबकि सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट में नंबर है 17, 23 और 29। ये तीनों ही नंबर एक प्राइम नंबर है, दैट्स वाई प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होता। इसलिए हम सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका अगर कोई भी प्राइम नंबर हो, फैक्टराइजेशन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, उस कंडीशन में एचसीएफ 1 होता है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, इसलिए हम डायरेक्ट इसका एचसीएफ 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का फैक्टर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय वो नंबर जो आपके सामने है। जैसे इसका फैक्टर होगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसका मतलब है कि 1 कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज एचसीएफ 1 होगा। इसके बाद इसके एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए बच्चों आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स है उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका एलसीएम होगा। इस तरह से इन तीनों का प्रोडक्ट आपके सामने होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 11, 3, 3, 9, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इस थर्ड पार्ट में जैसा कि आपको दिख रहा है सी के अंदर 8, 9 और 25, ये 3 कोई नंबर्स है, इनका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं। चलिए 8 का फैक्टर कर दीजिए। 8 का यदि फैक्टर करेंगे आप तो ये होगा 4, नाउ 2, ये हो जाएंगे 2 एंड देन 1। तो 8 का फैक्टर होगा आपके सामने 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 का फैक्टर करेंगे 9 3 के टेबल से 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 1 टाइम। तो इस तरह से 9 का फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह से 25 का फैक्टर होगा 5 के टेबल से 5 टाइम एंड देन 5 के टेबल से 1 टाइम। तो 25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप देख सकते हैं इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब भी कॉमन नहीं हो, नो कॉमन फैक्टर आ जाए तो एचसीएफ वहाँ पे 1 होता है। इसलिए यहाँ पे एचसीएफ इन तीनों में एचसीएफ होगा 1। जबकि एलसीएम की बात की जाए, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो या इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आपके सामने आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो आपके एलसीएम की वैल्यू होगी 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 200 मल्टीप्लाइड बाय 9। जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये होगा 1800, और ये होगा आपका एलसीएम। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों अब अगले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है गिवन एचसीएफ गिवन है 9, जबकि आपको एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम आपको फाइंड करने हैं। एचसीएफ हम लिख लेते हैं यहाँ, एचसीएफ गिवन है 9 और आपको एलसीएम फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे एलसीएम तो फाइंड करना है। यहाँ पे अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स
अब ये इंटीजर्स कहाँ से लाएं, इंटीजर्स कहाँ है, हमारे पास इंटीजर्स है, आपको सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, यूज़ कर देना आपको। यहाँ पे एलसीएम तो है नहीं, इसलिए एलसीएम को हम एज इट इज लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ 9 है। देन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर आपके पास 306 और 657 है, तो चलिए लिख लेते हैं। 306 फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड है 657। नाउ एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 अपॉन, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 9 से ये दोनों ही कट हो सकते हैं 9 से। चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। 9 से यदि आप कट करेंगे, 9 3 ज़ा 27, देन 36, 9 4 ज़ा 36। अब आपके पास वैल्यू आ गई 34 मल्टीप्लाइड बाय 657, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 12338, और ये होगा आपका एलसीएम, जो कि आपका डिजायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि 6 की पावर n ये एंड होगा, जिसमें 0 पे एंड होगा, मतलब इसकी जो 1 डिजिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर 0 पे एंड होगी, जैसे 4 की पावर n मान लीजिए, 6 की पावर n मान लीजिए, तो ये 0 पे एंड होगी या नहीं ये n पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी इनके फैक्टर पे। कोई भी नंबर, जैसे 10 एक नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, 20 एक नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, 30 एक नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है, 40 एक नंबर है जो 0 पे एंड हो रहा है। 0 पे एंड होना ये n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, समझ लीजिए। 10 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 20 का फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 30 का फैक्टर लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 40 का फैक्टर लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 सब में कॉमन है। ऐसा कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो, उसका फैक्टर, उसके फैक्टर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो होने चाहिए। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम तो ये कह नहीं सकते कि भाई उसके पावर पे डिपेंड करेगी। कोई भी वैल्यू पावर पे डिपेंड, 0 पे एंड हो, उसमें पावर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो उसके फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी हो, n हो, तो भी ये भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 पे ही एंड होगी। आगे जितने भी 0 है 0 पे ही एंड होगी, तो ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इनके कॉमन फैक्टर, जैसा कि आपने देखा, इनके कॉमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू है, आपको ये शो करना है कि 6 की पावर n 0 पे एंड होगी। तो सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर n। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं, बल्कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होना चाहिए। अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो हम कह सकते हैं कि वो 0 पे एंड होगी, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, इसलिए 0 पे एंड नहीं होगी, क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए, जैसा कि आपने इसमें देखा कि सब में 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कॉमन फैक्टर था, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कॉमन फैक्टर होने चाहिए। तो कह सकते हैं, हैंस वी कैन से एनी नंबर, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं, एनी नंबर can end with the digit 0 when there is a factor of 2 multiplied by 5. Therefore 6 power n cannot, कांट लिख सकते हैं, एंड विद द डिजिट 0। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 के फॉर्म में हो तो 0 पे एंड हो सकता है, नहीं हो तो नहीं हो सकता। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है। 4 की पावर n एग्जाम्पल है आपकी बुक में, 4 की पावर n 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, इसमें भी आपने देखा कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। कॉमन फैक्टर अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, बिकॉज इसकी कॉमन फैक्टर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होने ही चाहिए, तभी 0 पे एंड होगा। बच्चों अब आपको इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि ये आपके पास एक नंबर है,
ये भी आपके पास एक नंबर है और ये दोनों नंबर एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जब हम कम से कम दो प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टर हो सकता है अदर देन 1 के अलावा इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है, तो हम उन्हें कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो क्या हमारे पास भी यहाँ पे जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, डिजिट तो नहीं है, मतलब डिजिट भी है नंबर्स भी है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, इन 2 नंबर्स में अगर कोई प्राइम फैक्टर है यानी कॉमन फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि वो एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर आपको बता दिया, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की वजह से बनता है। 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये एक पार्ट है जबकि दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों में 13 कॉमन है और ये 13 कॉमन लिया तो ये हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1। एक कंपोजिट नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक कंपोजिट नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है जबकि प्राइम नंबर खुद से या 1 से ही डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर खुद से 1 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर में, इस कंपोजिट नंबर में 13 कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 13, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? इसमें से भी आपने देखा ये 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 माफ कीजिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। यहाँ पे 5 कॉमन है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 5, हैंस ये भी इट इज़ कंपोजिट नंबर, ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है, अगर कॉमन हो जाए तो कंपोजिट नंबर है, कॉमन नहीं है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा।